हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और आज चलेगा पार्ट नंबर 44। इससे पहले 43 पार्ट हो चुके हैं जो आपको अभिमान अकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, समय खराब ना करते हुए ये हमारे लिंक दिए हुए हैं, ये आप कहीं पर भी इनको ज्वाइन करके पीडीएफ आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश की मुद्राओं पर शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। देखिए ये बात सच है, कुषाणों का सबसे जो चर्चित राजा रहा वो रहा कनिष्क, और उनकी मुद्राओं पर शिव को मानव रूप में दिखाया गया है, तो ये बात सही है। दूसरा पॉइंट है, कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, ये भी सच है। और पेशावर और मथुरा, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है, मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुषाण सत्ता के प्रमुख केंद्र थे, ये भी सत्य है। कभी कभी पूछ लेते हैं कुषाणों का केंद्र क्या क्या थे, पेशावर और मथुरा, तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर कालीन निम्न अभिलेखों को उनके शासक या वंश के साथ सम्मिलित करें। मौर्योत्तर कालीन निम्न अभिलेखों को उनके शासक या वंश के साथ सम्मिलित करें। पहला है अभिलेख और दूसरा है शासक। अभिलेख और शासक वंश। अभिलेख में है सिनकोट अभिलेख, तख्तबही अभिलेख, अजंतर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जो सिनकोट अभिलेख है उसमें नागार्जुन और मीनांडर के बारे में चर्चा मिलती है, तो ये मीनांडर का है। दूसरा है तख्ते बही अभिलेख गोंडो फर्नांडीज का है, यहाँ पर आ जाएगा। जो पजंतर अभिलेख है ये कुषाणों का है, और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में अभिलेख है, रुद्रदमन के समय का है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, मतलब 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म की प्रथम देवी थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे। महिलाएं तो बौद्ध धर्म की प्रथम देवी मानी गई थी, और पुरुष जो है वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। ऐसा किसमें था? ऐसा था सातवाहनों ने। सातवाहन सीसे के सिक्के चलाने के लिए भारत में जाने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। देखिए ये बात सत्य है कि भारत में जो शक राजा हुए हैं वो अपने आप को छत्रप कहते थे, छत्रप है ना, क्षत्रियों की भांति। पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र वंश बताया गया है, मतलब जो आंध्र वंश है वो पुराणों में सातवाहन शासकों के बारे में उल्लेख करता है, ये भी सत्य है। कुषाण शासक होविश के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवता हो। देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा कुषाण राजा हुआ जिस पर हिंदू देवी देवताओं की सबसे अधिक संख्या थी, तो ये था होविश। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की है, ये इसमें पूछा गया। देखिए ये देवपुत्र की उपाधि धारण की थी कुषाणों ने, है ना, और कुषाणों में भी इसने कनिष्क ने भी धारण करी थी, हालांकि होविश ने भी करी थी। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? मतलब चित्रों में पतलून जैसी जो पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला पहला भारतीय कौन है? देखिए ये था कनिष्क को जो है पतलून बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह की जो वो है, इस तरह की पतलून पहने, ये जो ये देखने में पतलून मतलब पैंट लग रही है, तो ये जो इस तरह की जो बनाई गई थी ये पहनता था कौन? ये पहनता था अपना कनिष्क। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पॉइंट है, मौर्योत्तर कालीन सिक्कों को कशार्पण कहा जाता था।
जो मौर्य काल में सिक्के बनते थे उनको कर्षापण कहा गया, कर्षापण, है ना। इसका मतलब है कृषकों के लिए बनाए गए विशेष सिक्के। और ये बात सत्य है कि मौर्य कालीन में सिक्कों को कर्षापण कहा गया। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी करे। देखिए ये बात सत्य है, गुप्त शासकों ने सोने के सबसे ज्यादा सिक्के करे और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने करे, चांदी के और तांबे के, सोने, चांदी और तांबे तीनों के कुषाणों ने करे, ये भी सत्य है। कुषाणों ने ही सर्वाधिक सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करे। देखिए अगर सबसे सबसे शुद्ध पूछा है तो गुप्त वंश में जारी करे गए थे और सबसे ज्यादा जो करे गए थे वो कुषाणों के काल में करे गए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की युद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? कौन सा एक गांधार शैली की युद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, आपको देखना होंगे कौन कौन से युद्ध मूर्तियों के लक्षण हैं। वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे हुए दर्शाए गए हैं, ये बात तो सत्य है। दूसरा पॉइंट है उनके कान लंबे दर्शाए गए मूर्तियों के, ये भी सच है, गांधार शैली में कान लंबे हैं, है ना, युद्ध मूर्तियों के। वे कभी भी मुंडित सर में नहीं दर्शाए गए, ये भी गलत, ये भी सही है कि उन सर पे हमेशा बाल दिखाए गए, है ना, युद्ध में योद्धाओं के। वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, सदैव हमेशा अभय मुद्रा नहीं है। जब ऊपर पद्मासन मुद्रा बता दी तो भला अभय मुद्रा सदैव कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराया था। देखिए गौतमी पुत्र जो थे शातकर्णी, उन्होंने नहपान को हराया, ये सत्य है। वासष्ठी पुत्र पुलुमावी और रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी और रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये भी सच है। यज्ञश्री शातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया, ये गलत है, क्षत्रिय कह रहा था वो अपने आप को। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई? शीशे की मुद्रा सबसे पहले किसने जारी करे? ये यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहनों ने चलाए थे, सातवाहनों ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? देखिए सबसे पहले यूनानियों ने, फिर शकों ने और फिर कुषाणों ने हमारे ऊपर हमले करे। तो यहाँ पर यूनानी, शक और कुषाण यहाँ पर आंसर हो जाएगा और इसका आंसर होगा ए। अगला है राज्य है उनकी राजधानी। हमें राज्यों को राजधानी के साथ मैच करना है। देखिए शुंग वंश की राजधानी जो थी वो थी विदिशा, और जो चेदी वंश की राजधानी थी वो थी कलिंग। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, है ना, पेशावर थी। और दूसरी क्या थी, मैंने आपको अभी भी बताया था, मथुरा। मथुरा की राजधानी थी कुषाणों की। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन मैचिंग है, आपको कुछ नहीं करना, बी पर टिक मारना है और आगे बढ़ना है। अगला है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा है उसके अभिलेख की तिथि यहाँ पर पूछी गई है। देखिए कनिष्क ने जो सारनाथ के जो चलाया था, अपने जो उसने शक संवत चलाया था उससे लगभग 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब 81 ईस्वी में इस अभिलेख लिखवाया था, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है इसकी। और इसने शक संवत चलाया था कब? 78 ईस्वी में। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ये ना होकर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें शक संवत नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से यूनानियों की क्या देन है? यूनानियों की देन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पहला है सांधों से सिक्का निर्माण की विधि। सांधो एक तरह की मुद्रा है, धातु है, सॉरी, धातु से सिक्के का निर्माण करना, जिसे हम गिलेट कह देते हैं। काल गणना, है ना, एज निकालना, जो निकालते हैं ईस्वी। देखिए कैलेंडर जो है ये भी यूनानियों की देन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, वो यूनानियों का देन है। और नाटक में प्रयुक्त होने वाला जो पर्दा है, जो हम जैसे पर्दा लगा देते हैं फिर नाटक शुरू होता है तो पर्दा हट जाता है वहां से, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
महाराष्ट्र के पश्चिमी शक शासकों से सहरात वंश का भूमक और नहपान प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र के पश्चिमी शक शासकों से सहरात वंश का भूमक और नहपान प्रसिद्ध थे। ये तो सत्य है। विक्रमादित्य के द्वारा मथुरा के शक शासक को पराजित किया गया था। मथुरा के शक शासकों को विक्रमादित्य ने पराजित करा, ये भी सच है। तक्षशिला के शक शासकों में माउस प्रमुख था, ये भी सच है कि तक्षशिला में जो शक शासक था उसमें माउस जो है वो बहुत फेमस था। हाथी गुम्फा अभिलेख रुद्रदामन को राजऋषि कहता है, ये गलत है ना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। रुद्रदामन का तो जूनागढ़ अभिलेख है, ना कि ये वाला, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी द्वैध, लेकिन ये प्राचीन समय में पूछ रहे हैं तो द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी थी कुषाणों ने, है ना। एक तरफ राजा की चलती थी और एक तरफ राजा जो जमींदार नियुक्त करता था उनकी चलती थी, तो दो तरह से द्वैध शासन प्रणाली हुई। द्वैध का मतलब है दोहरी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। देखिए इस बात में कोई हर्ज नहीं है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत को जारी किया, जो कि हमारा कैलेंडर है भारत सरकार का। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, है ना, जो हम सिल्क रूट कह देते हैं, कनिष्क ने भारतीयों के लिए तैयार किया था, जो कहां से होकर जाता है, जो हमारा पाकिस्तान, ईरान और यहां से होकर जाता है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर जाता है। अगला है कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है, दूसरा अशोक, ये भी सच है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन किस स्मृति ने, वो कौन सी स्मृति है जिसने परवर्ती काल की ओर कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला निर्मित कर दी? वो हमें इसकी जानकारी किससे मिलती है कि वो कठोर सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी मौर्यकालीन समाज में? तो देखिए ये थी मनुस्मृति। मनुस्मृति ज्यादा चल इसलिए नहीं पाई क्योंकि स्त्री पुरुष को इसमें समान दृष्टि से नहीं देखा गया। मौर्योत्तर द्वार, देखिए सारी स्मृतियों में सबसे पुरानी भी मनुस्मृति ही। मौर्योत्तर दौर का करीमनगर और नालगोंडा निम्नलिखित में से किस शिल्प उद्योग के लिए चर्चित था? करीमनगर और नालगोंडा किसके लिए फेमस था, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जैसा कि इनसे नाम से पता लग रहा है, लौह इस्पात, है ना, किस शिल्प उद्योग के लिए चर्चित था? तो यहाँ पर किस शिल्प उद्योग के लिए चर्चित था? लेकिन शिल्प उद्योग तो खुद अपने आप में उद्योग है, लेकिन शिल्प कला भी किसके ऊपर होती थी? लोहे के ऊपर होती थी शिल्प कला, लोहे के ऊपर नक्काशी होती थी करीमनगर में और नालगोंडा में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा चैत्य विहार और स्तूप एक साथ बनवाए जाने का प्रमाण मिलता है? उसने चैत्य भी बनाए, विहार भी बनवाए और स्तूप भी। देखिए चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के घूमने के लिए, रहने के लिए बनाए जाते हैं, विहार घूमने के लिए, और स्तूप उनके मरने के बाद उनकी याद में बनाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, स्तूपों के अंदर धातु मंजूषा नामक एक बक्सा रखा जाता है ना, और उस बक्से में अस्थियां जो रखी रहती हैं, उन अस्थियों को कहते हैं कर्पूर मंजरी। जो बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी रहती हैं बक्से के, स्तूप के अंदर एक बक्सा होता है, बक्से के अंदर अस्थियां होती हैं। तो ये स्तूप का निर्माण उनके मरने के बाद में आ जाता है। तो किस व्यक्ति ने ये सारे काम एक साथ करे, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये बंदा था कनिष्क। कनिष्क सबसे महान शासक हुआ, है ना, जिसने भारत का कैलेंडर बनाया हुआ, आप समझ सकते हैं, शक संवत। बिना बेगार के, बिना किसी पैसे के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, है ना, उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। सुदर्शन झील का किसने दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया? रुद्रदमन ने किया, जिसका संस्कृत में पहला जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। कथन यहाँ पर लिखा गया है, कथन प्रथम है फर्स्ट। यहाँ पर कहा गया है शासकों के नाम और चित्र धारण करने वाले पहले सिक्के। देखो उसमें शासकों के नाम होते थे और उनका फोटो होता था, नाम के नीचे फोटो। ये सिक्के सबसे पहले जारी किसने करे? जैसे गांधी जी का फोटो होता है, हालांकि सिक्के पर नहीं है पर नोट पर तो है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुषाणों ने जारी करे, ये बात गलत है ना। दूसरा पॉइंट है सोने के पहले सिक्के
कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे, ये सच है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, कि जो कथन है वो तो गलत है, कथन तो गलत है ना, परंतु जो कथन द्वितीय है वो सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये यहां पर पूछा गया है। मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये यहां पर पूछा गया है। देखिए, उत्पादक जो होते थे वो राज्यों के, कौन सा सही नहीं है पहले हमें पढ़ना होगा। वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीकी का विकास हुआ, ये तो सच है भाई, जब व्यापार बढ़ता है तो तकनीक बढ़ती है। वाणिज्यिक माल का उत्पादन और वितरण श्रेणियां द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित हुई, ये दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा है उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में होता, राज्यों के कठोर नियंत्रण में था, ऐसा नहीं था। चौथा पॉइंट है श्रेणियां उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करती थी, आज भी करती थी और पहले भी। तो यहाँ पर दूसरा गलत, तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो यहाँ सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राजा के आदेश के बिना कुछ नहीं होता था, राज्यों को अधिकार नहीं मिले हुए। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान दिया? देखिए, भारत के सामुद्रिक व्यापार में ये काम था हमारी मानसूनी हवाओं का ज्ञान। क्योंकि क्या होता था कि जो ईसवी जब शुरू हुई थी, जिन लोगों को हवाओं का ज्ञान था वो उसी समय चलते थे, और जो बोट है उस समय की, वो बोट कुछ इस तरह से हुआ करती थी, और बोट के ऊपर लगा रहता था एक कपड़ा। उस कपड़े पर क्या होता था, उस कपड़े, देखिए ये यहाँ पे एक कटोरी होती है, जब इसमें हवा भर जाती है तो ये तीर हवा के विपरीत दिशा में होता है। हवा के विपरीत दिशा का मतलब ये है कि इसके उल्टी साइड में नाव चलानी है। दूसरा, इस कपड़े पर जब हवा लगती थी तो उसमें हवा भरती थी, और जो समुद्र में चलने वाली हवा थी, उस हवा का प्रयोग जो थे व्यापारी नाव को चलाने में करते थे। तो मानसूनी हवाओं का ज्ञान ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्रेणी शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा किया? व्याख्या, श्रेणी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा हमें कहां देखने के लिए मिलता है, ये यहां पर कहा गया है। पहला पॉइंट है, एक ही व्यवसाय करने वाले एक ही जाति लोगों का संगठन को श्रेणी कहते हैं। एक ही व्यवसाय करने वाले और एक ही जात के लोग हों, है ना, उनको श्रेणी कहते थे। जैसे मान लीजिए कोई धोबी है और वो आदमी कपड़े धोने का काम कर रहा है, तो उसका व्यवसाय हो गया धोबी, कपड़े धो रहा है, और उसकी जात होगी धोबी। क्योंकि पुराने जमाने में अगर कोई आदमी नाई का काम करता है तो उसको बाद में जाकर नाई की जात बना दी, जबकि ये उसका काम था, है ना। तो ये उसी रूप में उसको बांट दिया गया, जो कि वर्ण व्यवस्था की गलत संरचना का ओर इशारा करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मौर्योत्तर काल के संदर्भ में सही नहीं है? मौर्योत्तर मतलब जब मौर्य काल था, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले था मौर्य काल। मौर्य काल से पहले के काल को पूर्व मौर्य काल कहते हैं, और मौर्य काल जब खत्म होने को हुआ, जब शुरू हुआ था पूर्व मौर्य काल, जब खत्म होना तो उत्तर मौर्योत्तर काल। उत्तर में मौर्य काल जोड़ेंगे तो मौर्योत्तर काल हो जाएगा, है ना। सही नहीं है, ये पूछा गया है हमसे। क्षौम कपड़े को कहते थे, सच है। आड़ मतलब सिक्कों के मूल्य का वर्ग होता था, ये भी सच है। आड़क का मतलब है वास्तु का खंड, है ना, वास्तु खंड आड़क। द्रोण वर्षा की माप नहीं थी, जमीन की माप थी। ये डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कुषाण राजा कौन थे? निम्नलिखित में से कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव और नंदी अथवा शिव का कोई आयुध अंकित है? वो कुषाण राजा कौन था जिसने अपने सिक्कों पर शिव और नंदी को एक साथ छपाया, है ना। देखिए, हालांकि जो हमारा कुषाण वंश है, कुषाण वंश, उसकी स्थापना का श्रेय जाता है कुजुल कटफिसेस को, पर इसने भगवान शिव को सिक्कों पर नहीं चलाया। विम कटफिसेस ने चलाया, कनिष्क ने चलाया भगवान शिव को, और हुविष्क ने चलाया। विम कटफिसेस, हुविष्क और कनिष्क, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। और कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? कुजुल कटफिसेस ने।
अगला है निम्नलिखित में से किन किन वस्तुओं को का मौर्योत्तर काल में रोम को निर्यात किया जाता था। हम रोम को क्या क्या चीजें भेजते थे या बेचते थे। देखिए काली मिर्च शुरू से जाती रही है, मोती भी, मलमल भी, हाथी दांत की वस्तुएं और सेंट मतलब इत्र और अन्य वस्तुएं हम भेजते थे। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। आपको याद करना होगा काली मिर्च, मोती, मलमल, कपड़ा, है ना। देखिए सब चीज इंपोर्टेंट है, हाथी दांत और इत्र, है ना, ये सब चीजें हम उनको भेजते थे। शुंग काल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। शुंग काल के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया। इसमें जातक कथाओं का अंकन है। देखिए जातक कथाएं वो कथाएं होती है जिसमें फेबल होती है। अब आप पूछेंगे फेबल क्या होता है, FABL। फेबल होती है मोरल स्टोरी, मोरल स्टोरी, ऐसी कहानी जिससे हमें नैतिक शिक्षा नैतिकता आती हो, मोरलिटी आती हो, जिनसे हमें कुछ सीखकर ज्ञान प्राप्त होता हो, ऐसी छोटी छोटी कहानियों को जातक कथाएं कहा गया है। शुंग काल में इनका निर्माण था, ये सही है। इसमें लोक धर्म का अंकन है ना। एक हमारे धर्म क्या क्या है मनुष्य को लेकर। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है शुंग काल में, ये भी सच है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, गलत है, भगवान के रूप में। शुंग काल में गौतम बुद्ध को भगवान माना गया है, ना कि मनुष्य। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला हो जाएगा कि भविष्य के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है। भविष्य के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है, सत्य है। पुरुषपुर कहते हैं पेशावर को, और मथुरा की आपको बताइए स्थित कनिष्क ने चैत्य का निर्माण कराया पेशावर में, है ना। निर्माण अगीलस ने किया था, है ना। कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने करा था, अगीलस ने। उसके कनिष्क के बाद आने वाले राजा थे अगीलस, ये भी सही है। सातवाहन कालीन नाना घाट अभिलेख, देखिए इंपोर्टेंट है। सातवाहन के समय में जो नाना घाट अभिलेख था उसमें भूमि दान की चर्चा मिलती है। तो आपको ऑप्शन ना दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3, यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ये सभी, और ये ऑप्शन है डी। फ्रेंड 30 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।